मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? सर जी। मेरी स्क्रीन जी नजर जी, आ रही नजर है? आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है। सर ये देखें, ये वाला दे रहा है बार बार ना कि ये सिंपल कैलकुलेटर इंपोर्ट ऑपरेशंस और मॉड्यूल को वो ले ही नहीं रहा, सिंपल कैलकुलेटर को उठा ही नहीं रहा। ठीक है, आप जरा जाएं ना, मुझे पहले तो आप ये बताइए सिंपल कैलकुलेटर कहाँ पर पड़ा है। सिंपल कैलकुलेटर ये यहाँ पे है। आप इसका पाथ कह रहे हैं? आप ऑपरेशंस की फाइल में जाएं एक बार। पेशेंस की फाइल है। आपको ऑपरेशंस की फाइल का पाथ दे के चेक करना चाहिए, आई प्रिज्यूम। आप जाएं अपने कोड में। ओके, मैं बोर्ड पे जाऊँ? ये जो टेस्ट फाइल है इसकी बात जी कर रहे जी, हैं आप? जिस पे आप रन कर रही हैं इसको। आप यहाँ पर आपने फ्रॉम सिंपल कैलकुलेटर इंपोर्ट ऑपरेशंस लिखा हुआ है, आप को यहाँ पर फ्रॉम ऑपरेशंस इंपोर्ट आगे उसके फंक्शंस लिखने चाहिए। सर इसको इस तरह भी करेंगे ना, अगर फ्रॉम के साथ डॉट लगा देंगे, फ्रॉम डॉट सिंपल कैलकुलेटर, देन ये वर्क कर जाएगा। सर मैम एक बार लाइन फिर से नंबर टू बताएंगे, के मैं इधर ही ऊपर, क्लिक कर लेती हूँ। मैम लाइन नंबर इधर टू ही। के ऊपर जस्ट डॉट लगाएं जरा। आपको वो जिस तरह सर तरह कह रहे हैं, काइंडली हीरा, आप वो एक बार ट्राई करें पहले तो। सर मुझे कंट्रोल समझ नहीं सी आ रहा है, क्या कीजिएगा। फिर से बताएंगे कैसे होगा? जो मैम आपने मैंने कोड लिखा कंट्रोल था सी। उसको दोबारा लिखें और उससे पहले डॉट लगाएं। कंट्रोल जेड कर दें। ये ओके, आपको। कंट्रोल Z करूँ और डॉट लगा दूँ नहीं, ऐसे? इससे पहले डॉट नहीं लगाना आपने। इसको खत्म करें आप। हाँ, सिंपल कैलकुलेटर से पहले। सिंपल कैलकुलेटर से पहले डॉट लगाना है? सिंपल कैलकुलेटर के बाद ऑपरेशन, सिंपल कैलकुलेटर डॉट ऑपरेशन इंपोर्ट, आगे आपने ऑपरेशन की जगह फंक्शन लिखते हैं जो कि आपने, ओके ठीक है, अब सही है। और अब यहाँ पर ऑपरेशन की जगह वो सारे फंक्शन लिखते हैं जो इंपोर्ट हैं। सही, ठीक है। इसी से चेक कर लेते हैं। अभी भी वही दे रहा है। एक मिनट, आपने इसको सेव किया नहीं, तेला ने और आपको ये आपने। कहा ही नहीं। जी तेला जी। ने सर आपको ये करने को नहीं कहा था। मेरा ऑटो ऑटो सेव नहीं लगाया हुआ मैम, है। अच्छा, क्या करना है इस सर? तरह जो सा आपका जो से ऑपरेशंस डॉट ऐड जो से इस तरह नहीं कॉल होगा, सिंपली ऐड कॉल होगा, सब्ट्रैक्ट कॉल होगा, मतलब लाइन नंबर 6, 7, 8, 11, 12, 13, जितनी भी जहां जहां आपने ऑपरेशंस लगाए हैं वहां पे सिंपल ऐड सब्ट्रैक्ट कॉल होगा, इस तरह करके। ठीक है। ऑपरेशंस को मैं ना लिखूं, आप कह रहे हैं? जी जी, यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। और लेकिन सर ये मुझे जो सर एरर कंफर्म दे रहा है, मैं ये कीजिएगा, कह रही हूँ ये ये रियलिटी इंपोर्ट की वजह से एरर आता है ना? क्योंकि मेरा भी यही एरर आ रहा था, मैंने रियलिटी इंपोर्ट किया इसे। जी, मसला रिलेटिव इसका इंपोर्ट मतलब नहीं है। होगा। एग्जैक्टली, रिलेटिव इंपोर्ट का हाँ मसला सादा सादा अल्फाज में हम समझाने की कोशिश करते हैं। मसला ये है मैम कि आप ये जो टेस्ट्स के फोल्डर में बैठी हुई है ना, वो सिंपल कैलकुलेटर के नाम के फोल्डर को टेस्ट के फोल्डर के अंदर ढूंढ रहा है, उसको मिल नहीं रहा। तो आपको इसको समझाना है कि भाई टेस्ट के फोल्डर से एक स्टेप ऊपर जाओ। जब आपको एक स्टेप ऊपर जाना हो ना, तो उसके लिए वो डॉट डॉट लगाना पड़ता है जो आपको तला बता रहे हैं। तो आपको वो डॉट लगाने को जो कह रहे ओके। थे, वो कैलकुलेटर के बाद नहीं कह रहे थे, सिंपल कैलकुलेटर से पहले कह रहे थे। आपको शायद पता हो, लिनक्स में जब आपको एक फोल्डर ऊपर जाना हो तो आप डॉट डॉट करते हैं ना, सी डी स्पेस डॉट डॉट, के एक फोल्डर ऊपर चले जाओ। तो यहाँ पे भी आपको मेरे ख्याल से इससे पहले कोई डॉट डॉट स्लैश लगा दें तो शायद ये समझ जाएगा कि अच्छा मुझे टेस्ट के फोल्डर से बाहर निकलना है, फिर इसको सिंपल कैलकुलेटर का फोल्डर मिल जाएगा। ओके, जी, अब इसी देखिए तरह सर, वो अब सही डॉट है? डॉट से वो करेगा उस तरह। नहीं, एक डॉट लगेगा कि दो डॉट्स लगेंगे? मेरे ख्याल से एक नहीं लगेगा, दो लगेंगे, लेकिन तला कह रहे हैं एक लगा दें। आप दोनों लगा के देख मैम लें, पहले एक लगा के देख लें। यहाँ पे दो लगेगा, यहाँ पे दो लगेंगे, अगर हाँ, दो सेम लगेगा। फोल्डर में है देन एक लगेगा। हाँ, दो इसको आप लगेंगे। चेक करना चाहें ना तो सिंपली कंट्रोल को दबा के रखें कीबोर्ड के ऊपर और माउस का क्लिक करें। ऑटोमेटिकली अगर ये फाइल जो है वो उस मतलब दूसरी फाइल में ट्रांसफर हो जाती है, इट मींस ये कनेक्ट हो गया है। मतलब कंट्रोल को दबा के रखें और सिंपल कैलकुलेटर पे क्लिक करें। ये हुआ है हाँ, सर। यहाँ पे हाँ, ये हो गई इनिट है, वाले हो में रही आ है। गया है। इट मींस ये हो कनेक्ट रही है, हो गया है। बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल। ठीक है। सही सही सही, ठीक।
फिर अब मैं इसको देखती हूँ ट्राई करके। जी, अब बाकी ये ऐड सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं थी, आप सिंपली इंपोर्ट ऑपरेशंस करें, अभी चल जाएगा। हाँ जी। सही। अ, ऑपरेशंस कर दूंगा। अब सर ये मसला आ रहा है, अटेम्प्टेड रिलेटिव इंपोर्ट विद नो नॉन पेरेंट पैकेज। अब एक वाला लगा के देखूं क्या करना है। एक वाला तो नहीं, अब ये कुछ और एरर दे रहा है, ये एरर तो मैंने कभी देखा नहीं। मैम ये इनिट वाली फाइल को खोलिएगा, उस फोल्डर में सिंपल जो सा है, उसमें आपने लाइन स्टेटमेंट लिखी है इंपोर्ट इंपोर्ट करने की। हाँ, इधर नहीं लिखी। आपको इधर इंपोर्ट बल्कि फ्रॉम डॉट करना पड़ेगा, फ्रॉम डॉट ऑपरेशंस इंपोर्ट, और वो सारे मेथड्स के नाम इधर करने पड़ेंगे। ओके। एक मिनट सर, एक मिनट में, एक मिनट सर। सर एक मिनट मुझे ओके म्यूट करिएगा, मैं देखती हूँ, मैं इसको देख के ना फिर बताती हूँ। स्क्रीन शेयर आपकी अगर हो रही है तो आप इसको डिस्कनेक्ट कर सकती हैं, स्क्रीन शेयर ऑफ कर सकती हैं ना। ओके, मैं स्टॉप कर दूँ। जी, और किस किस ने आज काम प्रेजेंट करना था, काइंडली हैंड रेज करें। सर नहीं। सर मेरी स्क्रीन शेयर होना बंद हो गई है। जी, हो गई है जी बात। मैम। सही। जी नमान, आपने प्रिपेयर किया? हाँ जी, मैंने किया वैसा। अच्छा, आपको कोई इशू तो नहीं आया? नहीं नहीं, कोई भी नहीं। आप प्रेजेंट कर सकते हैं। जी। मैं स्क्रीन शेयर, जी, स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? ये किया था मैंने। ये मेन डायरेक्टरी थी मेरी कैलकुलेटर की, उसके अंदर मैंने एक और फोल्डर बनाया था, और उसके अंदर ये पाई की फाइल बनाई थी जिसमें मैंने ये मेथड्स लिखे थे। और इनको मेथड्स को भी मैंने एक नई फाइल बना के उनमें मैंने उनको प्रिंट करवाया, इन वैल्यूज को। ये चीज, और फिर मैंने ये कैलकुलेटर टेस्ट के फोल्डर में मैंने उनको कॉल मेथड्स करके उनको मैंने उनके टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट किए। ये सब। आप इसे रन करेंगे एक बार, स्क्रीन क्लियर करके टर्मिनल को? जी। ठीक है, आपका टेस्ट केसेस रन हो रहे हैं। आप इन सारे टेस्ट केसेस को व्यू कर सकते हैं जो कमांड लास्ट टाइम बताई थी उससे। ठीक है, बेहतर है। आप किसी एक में चेंजिंग करें। ऐसा ऐड। जी जी, असर्शन को फेल करें। ठीक।
यहाँ से नहीं होगा, बैकएंड पे फंक्शन में जाके आप किसी ना फंक्शन में जी आप चेंजिंग करें। फंक्शन में ही चीज। जी अब इसको बताएं ये क्या एरर दे रहा है और किस वजह से दे रहा है, सबको एक्सप्लेन करें। जी ये माइनस, ये मतलब जो मैंने वहाँ पे टेस्ट केस लिखा हुआ है ना, वो मैंने लिखा हुआ है कि इसका रिजल्ट जो आने ना, वो आने 5। ठीक है, लेकिन जो मैंने वैल्यू दी है या जो कैलकुलेट परफॉर्म हो रही है, उसका रिजल्ट आ रहा है -1 में, जो इक्वल नहीं हो रहा इसके अगेंस्ट, इस वजह से एरर दे रहा है। ठीक है बेहतर, अब इसको दोबारा इसको फिक्स करें। एग्जीक्यूट हो गया। मैं चाह रहा हूँ एग्जीक्यूट हो गया दोबारा से। ये मैंने इसकी सेटअप डॉट पी फाइल की फाइल बनाई थी, ये जी जो इंस्टॉल। इसको एक्सप्लेन करें क्या किया आपने। अच्छा, मैंने इस टूल सेटअप पैकेज इंपोर्ट किया, उसमें से ये इंपोर्ट किए दोनों चीज़ें, ये और इनको मैंने यूज़ किया कि मैं पैकेज का नाम क्या होगा, उसका वर्जन कौन सा होगा, और डिस्क्रिप्शन दे दी मैंने उसकी, ऑथर और ऑथर ईमेल, पैकेजेस कोई हैं तो वो फाइंड पैकेजेस कर लो। ये मैंने क्लासिफायर लिख दिए हैं कि ये किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कौन सी है, लाइसेंस कौन सा इसका, और ऑपरेटिंग सिस्टम इस पे ये चल सकता है। ये मैंने बेसिक सी इसकी सेटअप डॉट पी वाई की फाइल बनाई थी। ठीक है, तो आप इस पे ये भी बता सकते हैं कि हम सेटअप की फाइल हम क्यों बनाते हैं, ये इसका यूज़ क्या होता है। सेटअप की फाइल हम ये बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल हम इस पे बताने के लिए चीज़ें बताते हैं कि ये इस किस वर्जन में बना हुआ है, और अगर रिक्वायरमेंट्स हमारी कुछ हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपका हमने पाइथन वर्जन, स्पेसिफिक पाइथन का वर्जन है, वो भी बता सकते हैं कि ये इस वर्जन के ऊपर ही चलेगा, उससे कम में होगा तो ये एरर दे देगी फाइल, एक एरर मैसेज दे देंगे कि आपका वर्जन मैच नहीं कर रहा। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हमारी होती हैं कि लाइब्रेरीज कौन कौन सी चाहिए, पैकेजेस कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे इसको चलाने के लिए, वो सारा हम इसमें बताते हैं सेटअप में, सेटअप डॉट फाइल में। सही है, ठीक है बेहतर। बहुत अच्छा काम किया आपने नुमान, कोई एक्सीलेंट। कोई और अभी आप इसको स्क्रीन को ऑफ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, हु वाज नेक्स्ट वन। एक सेकेंड नुमान, आप थोड़ा सा ये भी बताएं कि जब आपने सेटअप डॉट पी वाई का आपने फाइल बना ली, उसके बाद आपने क्या स्टेप्स किए, और जब आपने वो स्टेप्स एग्जीक्यूट किए तो कौन से एडिशनल फोल्डर्स आपकी डायरेक्टरी में क्रिएट हुए। जी अच्छा, बनाने के बाद मैंने तो एक तो ये किया था, इसको लोकली टेस्ट भी किया, डिप्लाई लोकली, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन के पैकेजेस वगैरह भी मैंने वो डिप्लाई किए। जब मैंने ये करने के बाद मैंने जो कमांड रन की थी उसकी, उसमें ना भी मेरे पास ये कुछ पैकेजेस आए थे डिस्ट्रीब्यूशन के, ये वाले आए थे, और ये पैकेजेस, ये फोल्डर दो नए बने थे, और ये वाले फोल्डर नए बने थे आफ्टर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की वो कमांड रन करने के बाद, ये वाला, जिसमें मेरी वो सारी वो चीज़ें आ गई थी कि उसमें कौन कौन सी फाइल्स हैं, क्लासेस हैं, फाइल्स हैं, और ये सारी चीज़ें, और पैकेजेस की इन्फोस आ गई थी सारी, ये सेटअप डॉट पी वाई फाइल में जो मैंने लिखी थी चीज़ें, और यहाँ पे उसने ऐसा ये बनाती थी कि ये आपकी जो है चीज़ें, ये एग मेरी इन्फो में एक्स्ट्रा फाइल्स नॉर्मली बनी क्या थी। चीज़ होती है, एग इन्फो में क्या नॉर्मली चीज़ होती है। जो पैकेज इन्फो में ये एग हमारी एग इन्फो के अंदर
ये हमारे पास लिंक्स होते हैं, ये पैकेज इन्फो में, ये एक्ट इन्फो में हमारे पास ये फाइल्स बन जाती हैं, जिसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट्स की फाइल्स ऐसा बन जाती है कि इस ऑथर वगैरह जो हम पैकेज सेटअप डॉट पी वाई में डिफाइन करते हैं, जी। वो सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो इसको और हम ये जो ये हमारे, कहते हैं कि मेटा डेटा आ जाता है आपके पास, पैकेज जी से जी रिलेटेड मेटा बिल्कुल, डेटा इसके अंदर आ जाता है, राइट? जी जी ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। आई वुड रियली अप्रिशिएट नुमान, आपने बहुत अच्छा काम किया है। आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आप अपनी जो रीडमी फाइल है ना, ठीक है, इस जी रीडमी जी फाइल के अंदर जी जी पूरे स्टेप्स अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये आपने जो लिखे हैं इनको एक उसमें स्टेप्स में लिख दें, ठीक है? कि आपने हायरार्की क्या डिफाइन की ठीक थी, है ठीक है? आपने जब इंपोर्ट्स ठीक है। वगैरह किए तो क्या आपने पाइथन का वेरिएबल डिफाइन किया था पाथ पाथ के लिए, या आपकी नॉर्मली ए, आपकी वो, क्योंकि जैसे इनका हिरा का मसला आ रहा था रिलेटिव का, तो उसमें पाइथन उसका पाथ वेरिएबल भी डिफाइन कर देते हैं, तो आपने किया था या आपको डायरेक्ट वैसे ही चल गया था? डायरेक्ट वैसे ही चल गया था मेरा, ओके। मैंने यूं डिफाइन किया। ओके। क्योंकि एक और तरीका भी होता है कि कभी कभार वो उसका पाथ नहीं ले रहा होता, तो फिर हम उसका पाइथन का वेरिएबल में पाथ सेट कर देते हैं। तो आप, आई वुड रियली अप्रिशिएट नुमान कि आपने बहुत अच्छा तरीके से किया है इसको। तो आप एक जो रीडमी फाइल है, ठीक है, इसमें पूरे स्टेप्स जी आपने कौन कौन से, आपकी हायरार्की किस तरह से है, ठीक है, कि आपका मेन ठीक है फोल्डर कौन सा है, अंदर के फोल्डर्स कौन से हैं, ठीक है, उसके अंदर आपने ये बिल्ड, ठीक डिस्ट और जो है वो एग इन्फो वाला, ये वाले फोल्डर्स नहीं डालने हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो बाद में बने हैं ना आपके, सही है। फिर आपने अपने जी स्टेप्स जी बताने हैं, जी आपने अपने पाई टेस्ट के स्टेप्स बताने हैं, ठीक है, आपने टेस्टिंग के लिए कौन सी ठीक है कमांड यूज़ की है वो वाले स्टेप्स बताने हैं, ठीक है। फिर आपने सेटअप के लिए, जब आपने सेटअप फाइल को क्रिएट किया तो मिनिमम इंफॉर्मेशन क्या चाहिए थी वो लिख दीजिएगा। और उसके बाद ये है ठीक कि आपने सेटअप को रन करने के लिए अगर लोकली टेस्ट करना है तो कैसे, और आपने इसको अगर अपलोड करना है पाई पाई टेस्ट के ऊपर तो क्या आप कमांड रन करेंगे, और अगर आपने इसको पाई पाई के ऊपर रन करना, के ऊपर अपलोड करना है तो क्या स्टेप्स होंगे, ठीक है। ये सारी एक रीड में ठीक बना है के, और उसके बाद आपके जो रिजल्टेंट फोल्डर्स कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो ये और तीन जैसे फोल्डर हैं आपके, ठीक है, एक आपका एग इन्फो है जो आपको मेटा डेटा की इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। फिर उसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन का खोलें, डिस्ट्रीब्यूशन वाला फोल्डर खोलें, डिस्ट वाला, जी ठीक है। इसमें आपके पास थोड़ा सा एक्सपेंड करें, ठीक है। इसमें आपके पास जी दो फोल्डर्स आते हैं, एक ये व्हील वाला आता है और एक टार जी जेड वाला आता है। तो जो व्हील वाला होता है ये जी बाइनरी फॉर्मेट, लाइक कंपाइल्ड वर्जन होता है जो आप लाइक डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है, और रनेबल फॉर्म में होता है। ठीक जो नीचे वाला होता है इसके ये सोर्स होता है, अगर आपने कभी एडिट करना है तो आप फिर इस सोर्स के अंदर एडिट करके इसको रीबिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप एक रीडमी के अंदर फाइल में करके, तो आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप ये जो हमारा मशीन लर्निंग का स्टैक का ग्रुप है उसमें शेयर कर दें, ताकि अगर कोई कोई स्टक है तो वो उनको इस चीज़ में हेल्प हो जाए। ठीक है, मैं कर देता हूँ। आप देख लें अपने कन्वीनियंस में, लाइक आई एम नॉट सेइंग कि आप आज ही कर दें, लेकिन आई वुड वांट कि आप कर दें ताकि जो लोग उनके पास एक रिकॉर्ड रह जाएगा उस स्टेप्स के साथ। आपके अपने लिए भी अच्छा रहेगा कि आपको भी याद रहेगा फ्यूचर में कि हमने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए थे, ठीक है। जी ठीक है, थैंक यू। गुड जॉब नुमान, थैंक यू। हिरा आपने भी एफर्ट की एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आपने भी किया, और आई थिंक मुजना थी। जी मैम, मैं शेयर करती हूँ। स्क्रीन विजिबल है आपको? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैंने सिंपल सा ऑपरेशन का फॉर्म कैसे ये कैलकुलेटर का एक फोल्डर बना के, फिर मुझसे उसके बाद अलग से थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा, आपकी आवाज़ ना क्लियर नहीं आ रही है। अब सही आ रही? अब क्लियर है? जी अब बेहतर है। अच्छा, तो बेसिकली मैंने स्टार्ट इससे किया था कि लाइक मैंने एक फोल्डर बनाया कैलकुलेटर का, और उसके अंदर मैंने सब फोल्डर बनाए, एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन का, ताकि मैं वो टेस्ट कर सकूं कि वो मॉड्यूल के केस में उसको, और एक जो मेन फाइल बना दी मेन डॉट पी वाई लास्ट में, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर मेन डॉट पी वाई, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया कि लाइक मैंने इसको मॉड्यूल बनाने के लिए इनर डॉट पी वाई हर फोल्डर के अंदर मैंने क्रिएट किया फाइल इनर डॉट पी वाई, और उसके अकॉर्डिंग मैंने बीच में इसके फाइल्स में फंक्शंस क्रिएट कर दिए कि ये वाला सम का फंक्शन है, इसके अंदर डिवीजन डिवीजन का है, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड देन सब्ट्रैक्शन,
और फिर जब मैंने ये क्रिएट कर लिया, फिर उसके बाद मैंने इसे मेन में कॉल किया, और कॉल करने के लिए यहाँ पर मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दी कि फ्रॉम एडिशन डॉट सम इम्पोर्ट, ये जो फंक्शन है उसको इम्पोर्ट करिए, और इसी तरह बाकी सारे भी फंक्शंस को इम्पोर्ट मैंने कराए। एंड उसके बाद मैंने कोड लिखा है जिसमें जस्ट वो पहले इनपुट लेता है यूज़र से, एंड उसके बाद मतलब वो पहले पूछेगा कि आपने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, देन वो इनपुट 2 वैल्यूज लेगा, एंड देन उसके बाद अकॉर्डिंग टू दैट वो प्रिंट करके दे देगा। तो ये तो मैंने जस्ट स्टार्टिंग में लिखा था कोड, फिर से बाद लाइक मैंने फॉर नेक्स्ट जो जिस तरह करना है उस तरीके से मैंने किया, एक वो लाइक पैकेज बना के, और उस पैकेज के अंदर मैंने एक तो कैलकुलेटर का नाम से जो पैकेज है उसके अंदर एक कैलकुलेटर की फाइल बनाई, फिर उसके बाद मैंने टेस्ट की फाइल बनाई, एंड देन ये जो बाकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं लाइक सेटअप डॉट पी वाई, रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी, रीडमी फाइल, और इसके अलावा मेन डॉट पी वाई। तो इसमें मैंने फिर कैलकुलेटर के जो फोल्डर था उसके अंदर लाइक इनिट डॉट पी वाई मतलब उसकी फाइल बनाई ताकि वो एक मॉड्यूल बन जाए, एंड देन उसके अंदर कैलकुलेशन डॉट पी वाई मैंने सारे कैलकुलेशन वाली जो फंक्शंस थे वो सारे मैंने इसके अंदर लिख दिए, लाइक यू कैन सी इन द स्क्रीन। और फिर उसके बाद मैंने इसको लाइक अब टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट का जो फोल्डर बनाया था उसके अंदर मैंने इनर डॉट पी वाई की फाइल बनाई, और रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी के अंदर मैंने जस्ट ये लिखा है कि भाई कौन सा लाइक इंपोर्ट करनी है लाइब्रेरी, एंड इसके अलावा जो है लाइक जो टेस्ट फाइल है उसके अंदर लाइक मैंने सबसे पहले तो यहाँ पर जितने भी फंक्शंस थे उनको इंपोर्ट किया, क्योंकि मैंने यहाँ पर यूज़ करने हैं फाइल के अंदर। तो लाइक फ्रॉम कैलकुलेटर डॉट कैलकुलेशन इम्पोर्ट ऐड सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्ट डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। उसके बाद ये मुझे टेस्ट आपने बहुत केसेस अच्छे मैंने टेस्ट केसेस लिखे हैं, लाइक एक टेस्ट केस के अंदर हम मल्टीपल एक्सर्शंस को चेक कर रहे हैं। दिस इज़ रियली गुड अप्रोच, और नॉर्मली हम इस तरीके से ही करते हैं कि हम मल्टीपल कंडीशंस वगैरह को चेक कर लेते हैं। एक जैसे एडिशन का मुजना ने किया है, तो आप लाइक ज़रूरी नहीं कि आप हर इनपुट के लिहाज से डिफरेंट आप उसको दो, वो भी दे सकते हैं, बट दिस इज़ अ वेरी गुड अप्रोच। जी कंटिन्यू करें। ओके। सो फिर उसके बाद मैंने लाइक ये टेस्ट केसेस रन किए, उसके लिए मैंने पाई टेस्ट की लाइक पाई टेस्ट यहाँ पर अपने टर्मिनल में लिखना है। एक्चुअली मैं आगे इसके नाम लिखने की कोशिश करती लेकिन वो एरर आ रहा था, तो अगर मैं जस्ट पाई टेस्ट करूँ तो लाइक इस तरह का रिजल्ट आ रहे हैं कि पास हो गए, और अगर सारे टेस्ट को चेक करना है तो पाई डॉट टेस्ट और -3 करके चेक, तो आई कैन सी के टेस्ट पास है 25%, 50%, ये क्या मतलब, लेकिन बस मैंने यहाँ तक ही किया, और ये बाकी सारी फाइल जो मैंने क्रिएट की थी एम्प्टी है, इसमें मैं और चीज़ें डालूंगी लाइक सेटअप डॉट पी वाई और रिक्वायरमेंट ये सारी empty। बहुत अच्छा काम अ- किया जिसने आपने भी। अच्छा, इसमें ना एक आपको टिप है कि जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट इस तरह बना रही हो ना, खासकर आपने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जब मॉड्यूलर मॉड्यूलर रखा हो, उसमें आप मॉड्यूलराइजेशन का इस्तेमाल कर रही हो, तो हम्म। आपके जो रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी है ना, वो सिर्फ आपकी जो रूट डायरेक्टरी जहाँ पर अभी रीडमी के साथ सेटअप डॉट पी वाई पड़ा है, वहाँ पर आपकी जो पड़ी है रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी, आपके पास वो एक ही काफ़ी होती है। आपको हर एक फाइल में या हर एक मॉड्यूल के डायरेक्टरी में उसको लिखना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है। और दूसरा ये कि ओके आप ठीक जब है। इसको बनाते हैं ना वर्चुअल एनवायरनमेंट, तो एक बार वर्चुअल एनवायरनमेंट बना के उसमें आपने वो एक बार रन कर देनी है रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी, तो आप उस बार बार उसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। क्योंकि अभी हो सकता है कि आपका पाइथन का वर्जन चेंज हो या एनवायरनमेंट चेंज हो, हम्म, तो आपके पास रिक्वायरमेंट डॉट टी आपको दोबारा से रन करनी पड़े। तो ये एक दो चीज़ें हैं, बाकी आपने बहुत अच्छा हम्म, काम किया, एक्सीलेंट। और वो ओके। नुमान आपके लिए भी और मुजना आपके लिए भी, जब आप अपनी रीडमी फाइल बनाएं तो आप वो स्टेप्स भी इंक्लूड करें कि आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करके फिर रिक्वायरमेंट डॉट टी से रन करके, ताकि आपकी वो इंस्टॉलेशन किस तरीके से होती हैं, ताकि जैसे अगर आपका कोई भी फोल्डर कोई और एक्सेस करना चाहे और अपनी उसके ऊपर रन करना चाहे, तो ही और शी विल हैव ऑल द स्टेप्स इंक्लूडेड। ठीक है। राइट। जी तला आप बोलिए। मैम मैंने जो उनसे ना वर्चुअल एनवायरनमेंट के थ्रू क्रिएट किया था, बट ये रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी की जो फाइल है ना, मैंने ये नहीं बनाई है। मतलब मुझे ये समझ नहीं लगी कि मैं रिक्वायरमेंट में किस तरह करके वर्जन्स वगैरह मेंशन करूं। जस्ट मैंने वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, देन पाईटेस्ट की लाइब्रेरी चाहिए थी वो इंस्टॉल की है,
और रिमेनिंग काम जो है वो किया है कि कैलकुलेटर बनाने वाला जो है। पहला रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी ना एक मेन फाइल है जो कि होनी चाहिए प्रोजेक्ट के साथ, ठीक है। तो आप जैसे आपको अगर आपने फॉर एग्जांपल पाईटेस्ट की लाइब्रेरी आपको चाहिए, राइट, तो आप क्या करेंगे, पिप इंस्टॉल पाईटेस्ट ऐसे करेंगे ना, पिप जी इंस्टॉल नमपाई, पिप इंस्टॉल पांडास, राइट। तो जी। आपने जब रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी की फाइल बनाते हैं तो आपने रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी की फाइल बना ली, ठीक है। और उस फाइल के अंदर आपने क्या लिखना है, जस्ट पाइथन, आई मीन सॉरी, नमपाई। अगर आपने कोई वर्जन लिखना है तो उसका इक्वल टू डाल के उसका वर्जन नंबर लिख देना है, अगर कोई वर्जन नंबर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर वर्जन नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप जस्ट उनका नाम लिख देंगे, और एवरी लाइन के ऊपर आप नई, लाइक एवरी लाइन के ऊपर आप एक नई वो लिख देते हैं, एक नई जो भी रिक्वायरमेंट्स के अंदर आपको रिक्वायरमेंट होती है ना, ठीक है। जैसे फॉर हम्म। एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप जैसे फॉर एग्जांपल ये पेस्ट कर सकते हैं, लेट मी, मैंने आपको पुल करके तो इसमें ना चैट में सेंड करती हूँ, तो आपके पास एक एग्जांपल हो जाएगी। ऐसे हम लिखते हैं ये सारा, जैसे इट्स जस्ट लाइक दैट, नमपा इक्वल टू 1.24.3, जो भी वर्जन चाहिए, पांडास का कौन सा वर्जन चाहिए, जॉब लिब का कौन सा चाहिए, ये हम्म। जो आपने पिप इंस्टॉल के बाद नाम लिखने होते हैं, ये शुरू में नमपा ये वो नाम है। और अगर आपने वर्जन स्पेसिफाई करना है तो इक्वल टू डाल के आप वर्जन स्पेसिफाई कर देते हैं। अगर कोई वर्जन स्पेसिफाई नहीं करना, आपने कोई भी लेटेस्ट वर्जन जो भी चाहिए वो वही हो जाए, तो आप फिर उसमें उसको जस्ट नमपाई लिख देंगे, उसके आगे कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। ओके। तो और जी, सेकेंडली जो ये रिक्वायरमेंट वाली हम चीज़ें ये मतलब लिख रहे हैं सारा एक सेंटेक्स के तौर पे, ये पार्ट है, हाँ जी, ये हाँ जी। ये ऑटोमेटिकली गेट कर लेगा सेटअप डॉट पाई के अंदर, क्योंकि नो मैंने नो 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 नो, इंस्टॉल रिक्वायरमेंट्स में पाईटेस्ट इस तरह लिखा था। अच्छा, ये ये तो मैंने अलहदा देखा था से तो। स्पेसिफाई आपने करना होता है, ये तो अपने अलहदा से स्पेसिफाई करना होता है। आपकी जो रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी की फाइल है, वो आपने नॉर्मली जब इंस्टॉलेशन के लिए आपको यूज करना होता है ना, ठीक है, हम्म। कि जब आपने इंस्टॉलेशन करनी है तो उस वक्त आपको जरूरत पड़ती है कि आप जैसे पिप इंस्टॉल माइनस आर के रिकर्सिवली उसके ऊपर सारा वो जाओ रिकर्सिवली, और उसके ऊपर आप जो जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो कर लो। तो वो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर मेंशनिंग इट हियर। ठीक है। बाकी मेनली जो उनसे मुझे जो इशू बना था वो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने वक्त बना था, क्योंकि मेरी मतलब पावर शेल में नहीं था अनेबल्ड हुआ अभी। तो मैंने जो सा वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने वक्त ये स्टेप्स किए थे, अगर किसी ने देखे हो, कि पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल करना है, देन वर्चुअल एनवायरनमेंट के लिए ये आपका नेम कुछ भी हो सकता है, देन उसको एक्टिवेट करना है। और अगर आपका एक्टिवेट नहीं हो रहा तो इट मीन्स आप वो अनेबल नहीं हुए हुए, तो उसके लिए ये कमांड पावर शेल पे एग्जीक्यूट करनी होगी। और उसके बाद रिमेनिंग वही काम है जो सा मैम मुजरा ने किया है, सर नुमान ने किया है, मैम हिरा ने किया है, बाकी वही काम है। गुड, तो आप सब लोग अपनी रीडमी फाइल अच्छे तरीके से इसको बनाएं, ठीक है, ताकि आपको बाद में हेल्पफुल रहे। और आई थिंक एटलीस्ट यहाँ तक आपको पैकेजिंग के लिहाज से और अपना पैकेज क्रिएट करने के लिहाज से तो अच्छी समझ आ गई होगी, मेरा ख्याल है काफ़ी लोगों को, राइट। जी। किसी और ने कुछ कहना है? अच्छा, मैं यहाँ पे एक पॉइंट था, अगर तो तला आपको ये चीज़ है ना कि आपको अपनी पैकेज में ये नहीं पता कि लाइब्रेरीज कौन कौन से इंस्टॉल है, तो आप ऑटोमेटिकली भी वो रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी की फाइल बना सकते हो एक कमांड से रन करने से। वो मतलब वो ऑटो ही बना ऑटोमेटिकली देगा जो जो सारी। इंस्टॉल हुए होंगे उस एनवायरनमेंट में जी वो सारी आ जाएंगी। जी, वो मैं आपको कमांड सेंड करता हूँ यहाँ पे चैट में, वो आप देखना, वो ऑटोमेटिकली रिक्वायरमेंट्स की फाइल आपकी बना देगी। ठीक है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं नुमान, वो आप फ्रीज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स की, जो भी आपकी करंट ये रिक्वायरमेंट्स हैं। बट द बेस्ट वो प्रैक्टिस है, सारी। हाँ हाँ नुमान, प्लीज कंटिन्यू करें। जी, मैं ये बताना था मैंने कि ये आपको अगर नहीं पता तो आप इस कमांड से वो बन जाती है आपकी फाइल इजीली, और सारी वो आपकी जो जो लाइब्रेरीज इंस्टॉल उनकी वर्जन के साथ आ जाती है उसमें। ये उस कंडीशन में कि आपने लाइक डिफरेंट टाइमिंग्स के ऊपर आप इंस्टॉलेशन करते हैं, आपने प्रोजेक्ट बनाया, आपको ये अब याद भी नहीं है कि आपने कौन सी लाइब्रेरी का कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया था। होता है ना कि अभी हमने एक पार्ट में काम किया तो आपने कुछ इंस्टॉल कर लिया, अगले पार्ट में किया कोई और लाइब्रेरी उसका कोई और वर्जन, अब आपने टर्मिनल तो क्लियर कर लिया हुआ है, अब आपको याद नहीं है उसका, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि आपको ये पता हो कि अच्छा मैंने ये लाइब्रेरीज इंस्टॉल की थी, तो आप उसके वर्जन चेक करके रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी बना लो। दूसरा तरीका ये है कि आप फ्रीज कर लेते हैं, तो जो भी आपके करंट उसके अंदर होता है वो सारा का सारा ही आपके फ्रीज करके वो आपको
आपकी बता देता है, बट वो क्वाइट डिटेल्ड होती है। वो जो रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी बनती है वो ज़्यादा डिटेल्ड होती है। तो बेस्ट प्रेफरेंस ये है कि हम अपनी रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी खुद लिखें, बट अगर आपको नहीं पता तो आप उसको उस तरह से भी लेके जा सकते हैं। जी मैम। गुड जॉब सबके लिए, बहुत अच्छा काम किया जिन्होंने मेहनत की है। एंड आई थिंक आपको एटलीस्ट इतना तो समझ आई है कि पैकेजिंग कैसे करनी है आपने, विच इज़ द बेस स्टेप जो कि आपका है। उसके बाद फिर अगर आगे आपका फर्दर जब आपका पैकेज बन गया, आप पैकेज अपलोड कर सकते हैं, तो फिर अगले स्टेप्स आते हैं जो हम देखेंगे। जी आकिब। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सीलेंट गाइस, जिसने भी एफर्ट पुट किया, और उनको भी जो प्रेजेंट नहीं कर रहे लेकिन उन जो अपने ऑन पे अपना ट्राई कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, सबके लिए ये एक ब्रेक थ्रू है आई गेस। और अगर आपको बेसिक फंडामेंटल, इट मीन्स कि आपको समझ आना शुरू हो गए हैं, तो आप जहाँ पर ये आपने देखा एक फाइल है और उसमें दो तीन फंक्शन आप यूज़ कर रहे हैं, अब आपको मल्टीपल फाइल्स और मल्टीपल मॉड्यूल्स भी आ जाएं और मल्टीपल मतलब हंड्रेड्स ऑफ फंक्शंस आ जाएं, तो आपके लिए ये मेरा नहीं ख्याल कुछ भी मुश्किल होने वाला कि आप उसको किस तरह टैकल करेंगे। कंग्रेचुलेशंस अगेन टू एवरीवन जो भी लर्निंग इसमें कर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा आप लोग मुझे एक चीज़ बताएं कि किस किस ने अपना प्रोजेक्ट आइडिया अपने माइंड में रखा है, या उसका विजन है कि वो उस पर प्रोजेक्ट पे काम करेगा। काइंडली पहले हैंड रेज करें जिस जिसका भी प्रोजेक्ट आइडिया उसने सेलेक्ट किया है कि वो इस पे काम करेगा फ्यूचर में या अपनी लर्निंग जर्नी में। चले, इसका ये आप लाजमी कीजिएगा, जिसने भी प्रोजेक्ट आइडिया अपना सेलेक्ट किया है आप उस पर काम करें, और इसके ऊपर फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी अगर आप इसी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के साथ अपने प्रोजेक्ट को करते हैं। उसके ऊपर सारे वो जो स्टेप्स आपने स्टडी किए थे, डाटा कलेक्शन से लेकर आपकी मॉडल बिल्डिंग तक और उसके बाद उसकी ऐप बनाने तक, वो हम आगे लेटर ऑन स्टडी करेंगे। लेकिन आप जितना स्टडी कर रहे हैं आप अपने प्रोजेक्ट में वो स्टेजेस तो एटलीस्ट कंप्लीट करते जाएं। इससे ये होगा जैसे ही आपको जो स्टेज अभी कंप्लीट होगी, आपने नया नया लर्न किया होगा, वो चीज़ आप उसी स्पीड से आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है। और यही चीज़ है जो कि आपको अभी आपकी जो नेक्स्ट फेज पे आने वाला है लर्निंग के बाद, बिकॉज आप सारी चीज़ें अगर सीख भी जाए ना, तो उसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा अनलेस कि आप उसको रियल टाइम में एक प्रोजेक्ट में हर चीज़ को जो आपने लर्न किया उसको आप इम्प्लीमेंट करें। तो दिस इज़ माई सजेशन। और ओवर टू यू मैम, आप इस बारे में कुछ कहना चाहें प्रोजेक्ट आइडियाज़ के बारे में और इनके आगे प्रोग्रेस के बारे में। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। जस्ट आप लोग जो बेस्ट आई थिंक प्रेफरेंस होनी चाहिए आप लोगों की, कि इंस्टेड कि आप जो है वो इंडिविजुअल काम करें। इट्स ऑलवेज बेटर कि आप जो है वो मिलके प्रोजेक्ट में काम करें। दो तीन लोगों का ग्रुप बना लें। कंबाइंड स्टडी हमेशा हेल्प करती है और आपको एक दूसरे से सीखने का मौका भी मिलता है। बट इट डिपेंड्स कि अगर आपके पास आपकी अवेलेबिलिटी इस तरीके से है कि आप कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो दैट वुड बी मच बेटर देन स्टडिंग बाय योर ओन। ठीक है। और जब हम लोग का ये सेशन कंप्लीट भी हो जाएगा, तो भी आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स पे जिस पे आप असल में काम कर रहे होंगे, ठीक है, और वो आप लाइक कोई भी डेटा उठा सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी अपना आइडिया बना सकते हैं, बना के आप उसको मॉड्यूलराइजेशन ही करनी है ना। जैसे अब इसकी भी बात हो रही है कि अब अभी आपने कैलकुलेटर का देख लिया, आकिब ने भी जिस तरीके से बताया कि आपको मॉड्यूल्स का पता चल गया। अब मॉड्यूलराइजेशन करनी किस तरह है, क्या चीज़ को मॉड्यूल्स करना है, ये तो अब आपकी अपनी वो है, आपका अपना सोचने का तरीका है कि आप उसको किस तरीके से लेके चलते हैं। तो इसके अगले दो तीन जो मॉड्यूल्स हैं जो हमने कवर करने हैं, उसके बाद एटलीस्ट आप लोग एक अच्छे स्टेज पे होंगे कि आप लाइक यू विल से कि यार हम कुछ तो पता चल गया कि प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में आपने डिप्लॉय कैसे करने हैं अपने प्रोजेक्ट्स को। सो कीप अप द गुड वर्क इंशाल्लाह। और या दैट्स ऑल फॉर मी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू गाइस कैन पुट एज वेल। एक्सक्यूज मी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है फिर।
अच्छा, जब हम जैसे हम मेलऑप्स के लाइफ साइकिल में चलते हैं, जब मशीन लर्निंग के हम प्रोजेक्ट, ये जो मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे हमारे पास प्री प्रोसेसिंग, या हम अगर कोई अपने प्री डिफाइंड कस्टम कोई भी मॉडल बनाते हैं, तो उसमें हम टेस्टिंग वगैरह किस तरह से करते हैं? उसके लिए टेस्ट केस खुद से डिफाइन करना वो तो काफी ज्यादा मुश्किल नहीं होता होगा? अगर कोई कोई भी हम एक प्रिडिक्शन का कोई भी टास्क कर रहे हैं, इस तरह का भी कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसमें हमारे लिए टेस्टिंग कैसे होती है? देखें, अगर आप बात करें ना मशीन लर्निंग की और मॉडल्स की स्पेशली, तो उसकी यूनिट टेस्टिंग इस तरह नहीं होती जिस तरह अभी आपने 2+3=5 है तो आपने ये कंडीशन डिफाइन कर दिया। ऑब्वियसली देयर आर सम पैरामीटर्स एंड वेरिएबल्स एंड मेजर्स टू टेक, कि कुछ चीज़ें हमारे पास होती हैं कांस्टेंट, जिसको हम एक खास तरीके से टेस्ट करते हैं। कुछ चीज़ें हमारे पास होती हैं वेरिएबल। अब एक मशीन लर्निंग मॉडल है, उसने तो प्रिडिक्ट करना है, और प्रिडिक्शन कोई एक तो नहीं हो सकती। प्रिडिक्शन तो डाटा के रिस्पेक्टिवली होती है। हो सकता है वो प्रिडिक्शन आपकी उम्मीद के मुताबिक हो, और हो सकता है कि आपकी उम्मीद से बिल्कुल मुख्तलिफ हो। तो आप उसकी यूनिट टेस्टिंग इस तरह नहीं करेंगे कि मशीन लर्निंग डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट उसमें पास करके इज इक्वल टू दिस प्रिडिक्शन। ऐसा नहीं होने वाला। आप उसमें ये कर सकते हैं, आप उसमें रेंज डिफाइन कर सकते हैं कि आपका मैक्सिमम और मिनिमम क्या है। आप उसकी रेंज के अंदर अंदर अगर लाई करता है तो आप उसको कह सकते हैं कि हाँ ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पास हो गया। वैसे भी जो यूनिट टेस्टिंग हम मशीन लर्निंग जब मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स में बात करते हैं तो उसमें हमारा ज़्यादातर फोकस होता है पाइपलाइंस की टेस्टिंग में, कि हमारे फंक्शन काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ना कि मॉडल की टेस्टिंग में। मॉडल की टेस्टिंग होती है लेकिन वो इस तरह नहीं होती जिस तरह अभी हमने इसकी देखी है। आपको बात गेट कर रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी जी जी, मैं समझ गया। क्योंकि अच्छा, मॉडल में तो हम बेसिकली उसके मैट्रिसेस चेक कर रहे होते हैं ना, लाइक उसके डिफरेंट पैरामीटर के, उसकी प्रिसीजन कितनी आ रही है, या और भी डिफरेंट। अच्छा, वो आपने बेहतर बताया कि हम एक पाइपलाइन को टेस्ट करते हैं कि पाइपलाइन में ऑल रनिंग है, कि हमारे सब मॉड्यूल सही तरह से काम कर रहे हैं या नहीं। जी, उसकी एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ। आप डाटा सेट की के आपके पास मल्टीपल पाइपलाइन है। पहली पाइपलाइन है जिसको लोड डाटा कहते हैं, वो एपीआई से डाटा फेच कर रही है, उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रही है। उसके बाद जो हमारे पास है प्री प्रोसेसिंग पाइपलाइन है, जो उस लोडेड डाटा को प्री प्रोसेसिंग के सारे उस पर स्टेप्स कर रही है। उसके अलावा डाटा क्लीनिंग पाइपलाइन है, या मल्टीपल पाइपलाइंस का डिफरेंट ऑर्डर है। तो अब आपके पास आपके वो जो मॉड्यूल्स के अंदर डिफरेंट फंक्शंस बने हुए हैं, आप उसके अंदर फंक्शंस को टेस्ट करेंगे कि आया कि ये जो डाटा है ये इस फंक्शन के परफॉर्म होने के बाद इसमें और इसके ओरिजिनल डाटा में कोई चेंज है। अगर वो चेंज है तो आपको क्या करते हैं, और वो चेंज रिस्पेक्टिवली उसी के रिस्पेक्टिव है जो हमने उसको क्राइटेरिया दिया है। लेट्स सपोज अगर आप नल वैल्यूज को रिमूव कर रहे हैं अपने डाटा में से, अगर आपने पहले भी आपके पास नल वैल्यूज 100 थी और उसके बाद भी आपके पास नल वैल्यूज 100 ही हैं, तो ऑब्वियसली बात है आपका टेस्ट केस फेल हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद और अगर आपका टेस्ट केस पास हुआ है तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपने नल वैल्यूज इतनी रेशो से ऊपर थी तो आपका ये टेस्ट केस डिफाइन करता है कि पहले आपकी रेशो इतनी इससे ऊपर थी, और अगर अब उसकी रेशो 0% हो गई है या नल वैल्यूज वैसे ही खत्म हो गई हैं या आपने इम्प्यूटेशन कर दिया है, तो इट मीन्स कि आपका टेस्ट केस काम कर रहा है उस केस में। और वैसे भी टेस्ट केस ये जो हमने अभी डेमो देखा है कैलकुलेटर वाली एग्जांपल के ऊपर, जरूरी नहीं है कि हर चीज़ का टेस्ट केस बिल्कुल इसी तरह होगा, कि हम एक चीज़ को डिफाइंड इसी तरह ही करेंगे कि एक वैल्यू हार्ड कोड दे देंगे। हमारे पास एक मल्टीपल, जिसे कहते हैं ना कि मल्टीपल कंडीशन या केसेस भी हो सकते हैं एक टेस्ट केस को टेस्ट करने के। अभी हमने सिर्फ सिंगल केस वाला देखा है, इसकी कम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी कम थी। ठीक है ना? तो हमारे थैंक यू। डिपेंड करता है कि हम किस तरह के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमारा टेस्ट केस भी उसी के रिस्पेक्टिवली चेंज होता है। आई होप कि आपका आंसर आपको मिल गया है। थैंक यू सर। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? ठीक है, इफ एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन तो मैं कल के लेक्चर की अनाउंसमेंट, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इंशाल्लाह ऐप किस तरह बनाते हैं, मॉडल एक बने हुए मॉडल के ऊपर हम रियल टाइम इन्वायरमेंट में टेस्टिंग कैसे करते हैं GUI इन्वायरमेंट में, और हम किस तरह वेब एप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने मॉडल को, ये हम पढ़ेंगे। और आई होप कि अगर आपको इस लेक्चर में कोई क्वेश्चन होगा तो आप काइंडली बता दीजिएगा स्लैक ग्रुप में, या नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। और अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस करके अभी पूछ सकते हैं, अभी 5 मिनट हैं। जी दानिश, आपका क्वेश्चन है? यस, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है।
मेरा क्वेश्चन ये है कि आई नो कि आप कल बताओगे कि इसको पब्लिश कैसे करना है मॉडल को, लेकिन जैसे कुछ सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल होते हैं ट्रांसलेशन के लिए, तो उनको हम कैसे मतलब पब्लिश कर सकते हैं कि वो उन पे फिर हम जो है टेक्स्ट भेजें और रिटर्न में टेक्स्ट है फ्रंट एंड से। ये कैसे हो सकता है? कैसे टूल्स हैं जो यूज़ करके हम ये कर सकते हैं जो फ्री हो? काइंडली अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे? मेरा ये क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मॉडल है ना, सही है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसे लाइव करूँ एंड उसकी कोई एपीआई बन जाए, तो ये कैसे हो पाएगा किसी फ्री टूल्स के जरिए? आप एपीआई बनाने की बात कर रहे हैं, एपीआई एंड पॉइंट? यस, अच्छा, ताकि वो एपीआई एंड फ्रंट पॉइंट की। एंड पे कनेक्ट हो। जी जी, आपकी जो दो चीज़ें हैं। पहला तरीका तो आपका ये होता है कि आपको अगर एपीआई एंड पॉइंट बनानी है ना, तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा एपीआई एंड पॉइंट आपको बनाना क्यों है। एपीआई एंड पॉइंट आप बनाते हैं ताकि आप उसको किसी भी जगह पे दूसरी एंड्रॉयड ऐप्स में या किसी दूसरी किस्म की ऐप में इंटीग्रेट कर सके, नंबर वन। हम्म। और जब एपीआई एंड पॉइंट की बात आती है तो ये प्योरली एक डेवलपमेंट की चीज़ है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप एज अ एमएल इंजीनियर एपीआईज बैठ के नहीं बनाते। ये आपको एक मैं चीज़ बता देता हूँ। अगर वैसे ही कोई ऐसे आप जगह पर पहुंच गए हैं जहाँ पर आपको हर डेवलपमेंट से लेकर हर चीज़ आपको खुद करनी पड़ती है, शायद आपको वो एक टास्क दे दें। लेकिन अभी तक मैंने अपनी जितनी भी जर्नी देखी है उसमें मुझे तो ये टास्क किसी ने नहीं दिया। हाँ, जो चीज़ आपको करने को दी जाएगी वो ये होगा कि आप मॉडल है, आपके पास ऐप बनी पड़ी है, आप इसको डिप्लॉय करें। आप इसको किसी क्लाउड हम्म। पर डिप्लॉय करें और उसकी वहां पर टेस्टिंग करें, रादर देन कि इसके कि आपको एपीआई ऐप डेवलपमेंट करे। आपको ये ऐप डेवलपमेंट वाली चीज़ें ये आपको काम नहीं दिए जाएंगे। ठीक है? आपको सही है। ये जो चीज़ है ना, और दूसरा आपका अगर क्वेश्चन है कि हम इसके बगैर क्या कर सकते हैं, अगर एपीआई डेवलपमेंट हम नहीं, मतलब एपीआई एंड पॉइंट हम नहीं बनाना चाहते, तो आपके पास अल्टरनेटिव भी मेथड है। आप सिंपली आप उस मॉडल को डायरेक्टली उस जगह पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बहुत बड़े स्केल पे मॉडल नहीं है तो आप उस मतलब ऑब्वियसली गीगाबाइट्स के ऊपर आपका अगर मॉडल नहीं है तो आप उसको किसी भी ऐप हम्म। में डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। और मॉडल इतने बड़े होते भी नहीं है, उनके साइज इतने ज़्यादा नहीं होते। और तीसरा, आप लैंग्वेज मतलब ट्रांसलेशन के रेलेवेंट कुछ पूछ रहे थे। जी जी। जी जी, मैं समझ गया, आप कंटिन्यू करें। और अगर आप सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स की बात कर रहे हैं तो आई गेस आप उसको डायरेक्टली हगिंग फेस से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनकी मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी एपीआईज भी बनी हुई मिलती हैं। तो रादर देन कि आप खुद आप एक जीरो से मॉडल ट्रेन करें, आपको बड़े बने बनाए प्री ट्रेन मॉडल मिल जाते हैं। आप उनके एपीआई टोकन्स का इस्तेमाल करके हगिंग फेस के आप उसको वहाँ से यूज़ कर सकते हैं, और उसमें कोई आपको इतना मसला नहीं आएगा। क्योंकि जिस तरह कैगल के ऊपर आपको दुनिया जान के डाटा सेट मिल जाते हैं, उसी तरह हगिंग फेस के ऊपर आपको दुनिया जान के प्री ट्रेन मॉडल्स मिल जाते हैं, अगर आप उसके टोकन का सही से इस्तेमाल करते हैं। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई पैसे आपको नहीं देने होते। चाहे आप ट्रांसफार्मर कर रहे हैं, सीक्वेंस टू सीक्वेंस कर रहे हैं, या आप टेक्स्ट टू वॉइस कर रहे हैं, या कोई भी किसी भी किस्म का आप मॉडल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना? तो आपके पास वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको यूज़ कर सकते हैं। जी। क्लियर सही हुआ है, आपका थैंक क्वेश्चन? यू। यस यस। ओके। एनीवन एल्स? एनीथिंग फ्रॉम यू मैम? आप कुछ कहना चाहेंगी एट द एंड ऑफ द सेशन, बिकॉज वी आर गोइंग टू रैप अप। Assalamu alaikum everyone. How are you guys doing? वालेकुम अस्सलाम सर। वी आर डूइंग ग्रेट। हाउ आर यू सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप सबके लिए ये जो पाइथन में नया पैकेज बनाना, मॉड्यूलराइजेशन करना और जितनी बातें की गई हैं, दिस इज अ वेरी गुड टॉपिक टू डू योर ओन वर्कशॉप। तो आप में से 3-4 लोग मिलके किसी भी वीकेंड पे ये दोबारा से रिपीट कर सकते हैं एज अ वर्कशॉप, और फिर इसे अपने गिटहब पे डालें, और फिर आप उस वर्कशॉप को अपने सीवी पे भी डाल सकते हैं। तो एक तो आपको रिवीजन हो जाएगी, दूसरा आपके सीवी पे आ जाएगा कि आपको ये चीज़ें आती हैं, बिकॉज इट्स सुपर सुपर क्रूशियल। तो उसके लिए आप मॉडरेटर से बात कर सकते हैं कि जी आई वाना गिव अ वर्कशॉप ऑन इट ऑन द ओवर द वीकेंड। तो आप बेशक वीकेंड पे दोनों दिन ले लें या सिर्फ एक दिन में 2 घंटे में इसको कर दें। इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट है, अभी सर जुबैर जफर ने जस्ट पब्लिश किया है कि स्टूडेंट के
1 सेमेस्टर के फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स आए हैं। तो कल उस पे 8 PM पे वर्कशॉप है। तो जो मास्टर या अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं बोथ आर एलिजिबल। तो आप में से जो लोग स्टूडेंट्स हैं, आई होप कि आप लोगों का CV पहले से ही तैयार है तकरीबन। तो डू गिव इट अ ट्राई। तो आई विश कि वी हैव 1000 और सो एप्लीकेशंस फॉर दैट। और इसके अलावा इस चीज़ को अपने अपने यूनिवर्सिटी के सर्कल्स में भी ऐड करें कि इट इज़ सुपर सुपर क्रूशियल कि इंटरनेशनल फोरम पे हम बिग नंबर्स में नजर आए। देन इट इज़ ओनली मैटर ऑफ टाइम कि लोग हमें ज़्यादा इग्नोर नहीं कर सकेंगे। तो वी स्टिल हैव फ्यू मिनट्स। किसी और क्वेश्चन है, कोई फीडबैक है तो वी आर हियर। एंड थैंक्स मॉडरेटर्स, यू गाइस आर डूइंग ऑसम, couldn't be any better। किसी और भी कोई फीडबैक? Any question from anybody? आप में से कौन सर कितने लोग? जी बोले सर मेरा एक क्वेश्चन था छोटा सा। बोले। सर क्वेश्चन ये था कि जैसा कि हमारा लास्ट भी आपका जो सेशन हुआ था उसमें आपने एक चीज़ क्लियर कट बताई थी कि जिसमें हमारे पास जो सेशन था हाउ टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट गूगल। तो उसमें मेरा भी ये पर्सनल एक क्वेश्चन था और काफ़ी लोगों ने मुझसे भी पूछा था कि अगर उनके पास डायरेक्टली यूएस का उनका स्कॉलरशिप नहीं लगा, लेट्स सपोज के उनकी परसेंटेज कम थी, तो वो पाकिस्तान से या यूरोप से किसी दूसरी जगह पर जहाँ पर उनका मास्टर्स उनको कॉस्टली नहीं पड़ रहा था, चीपर मास्टर्स उन्होंने कर लिया और अच्छा CGPA सिक्योर कर लिया और लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्विंग भी उन्होंने कर ली। तो सर वो यूएसए में जॉब सिक्योर किस तरह करेंगे? क्योंकि उन्होंने जो मेरा भी नॉलेज है अभी तक वो यही है कि आपको वो तो इंटरव्यू भी तब करते हैं जब आपके पास वर्क परमिट होता है, और वर्क परमिट अगर लेने जाएं तो वो आपको वर्क परमिट तब देते हैं जब आपके पास ऑफर लेटर हो। तो सर इट्स काइंड ऑफ अ डेड लॉक सिचुएशन कि वो चीज़ आपको उसका क्राइटेरिया दे रही है, जब उसको आप जाएंगे तो वो आपको उसका कह रहे हैं। तो अगर हम सर अगर हमें रेफरल मिल भी जाता है और ये सारी चीज़ें हमारे पास अच्छा CGPA भी है, हमारे पास एक्सपीरियंस भी है, हमारे पास लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारी वो भी अच्छी है, देन हाउ वी आर गोइंग टू मेक इट टिल सिलिकॉन वैली, कि हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे? काइंडली सर। ये बड़ा आसान सा तरीका है यार, मैं खुद भी ऐसे ही आया था। तो मैं US में स्टडी करने नहीं आया था, मैं डायरेक्ट जॉब पे आया था। तो पहली बात तो यह कि जब आपको लगे ना कि कोई चीज़ डेड एंड है, तो बिगेस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि यू नीड टू इंक्वायर मोर एंड फाइंड द ऑप्शंस। नॉर्मली ऑप्शंस होती हैं लाइफ में, तो इसमें ऑप्शन बड़ी आसान सी है कि जहाँ का मिल रहा है वहां चले जाएं मास्टर करने के लिए। लीड कोड की तैयारी करके जाएं पाकिस्तान से, वरना नहीं होगी। इट्स नॉट अ जोक। ये 1-2 महीने में नहीं होती, बाहर जाकर बिल्कुल नहीं होगी। और उसके बाद उस कंट्री में जाते ही देखें, आपको अमेरिका आने के लिए वर्क परमिट बिल्कुल नहीं चाहिए। आपको इंटरव्यू देने के लिए वीजा चाहिए, विजिट वीजा अमेरिका का, जो कि नॉर्मली 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा मिल जाता है। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बड़ा आसान सा तरीका है कि आप अमेरिका में जाते ही मास्टर में किसी ऐसी कॉन्फ्रेंस में पेपर भेजें जो कि अमेरिका में हो रही है, और फिर उस कॉन्फ्रेंस की बेस पे आप अमेरिका के लिए विजिट वीजा अप्लाई करें, तो वो आपको मिल जाता है। और जब वो विजिट वीजा मिल जाए तो देन पुट ऑन योर CV कि आपके पास अमेरिका का विजिट वीजा है, रिक्रूटर्स को पिंग करना शुरू कर दें, तो यू विल स्टार्ट गेटिंग पिंग्स फॉर द इंटरव्यू। क्योंकि जब आप सर उन्हें ये बताएंगे ना मेरे पास वर्क वीजा है, मेरे पास विजिट वीजा है, तो दे विल नॉट हैज, इवन स्मॉलर कंपनी स्टार्टअप्स भी हेजिटेट नहीं करेंगे आपको बुलाने के लिए इंटरव्यू के लिए। सर ये पॉसिबल है कि हमारे पास अगर विजिट वीज़ा ही है, हमारे पास अभी हमारे पास टेन्योर है, मतलब 2 साल का विजिट वीज़ा है, तो हमने कुछ टाइम वहाँ स्पेंड भी किया है, तो हम उस पर इंटरव्यू वहाँ कंडक्ट अपना करवा लें किसी मतलब किसी कंपनी में, तो इस तरह पॉसिबल है या वो लाजमी कहते हैं कि मतलब ये रिक्वायरमेंट ही है कि आपके पास वर्क परमिट होगा तो ही इंटरव्यू होगा? यार मैंने आपको पहले क्या कहानी सुनाई है भाई?
मैंने यही बताया है कि विजिट वीजा पे ही इंटरव्यू होता है, जब सिलेक्शन होगी तो फिर वो आपका वर्क परमिट अप्लाई करेंगे। गॉट इट सर। सही है। सो इंटरनेट बीच में ब्रेक हो गया था आई गेस, वो शायद वो अच्छा वाला अच्छा पार्ट अच्छा अच्छा, लैग तो कर रहा आप था अपनी काफी ज्यादा। मिस हो गए। हाँ तो बिल्कुल जी, वर्क वीजा नहीं चाहिए बिल्कुल भी इंटरव्यू के लिए। वर्क वीजा तो बाद में अप्लाई होता है, आपको जस्ट विजिट वीजा चाहिए। और विजिट वीजा आप कॉन्फ्रेंस की, अमेरिका में कोई भी कॉन्फ्रेंस में पेपर भेजें, पेपर एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपको विजिट वीजा मिल जाएगा, उसकी बेस पे मिल जाता है। राइट। तो जिस तरह जब मैं अमेरिका इंटरव्यू देने गया था तो मुझसे वो अमेरिकन इमिग्रेशन ऑफिशियल ने पूछा कि आपके करंट एम्प्लॉयर को पता है कि आप अमेरिका जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए। तो मैंने उन्हें ऑनेस्टली जवाब दिया, मैंने कहा नहीं जी, मैंने उन्हें बताया नहीं है, आई थिंक मैं उन्हें बताऊंगा तो वो माइंड करेंगे, तो व्हेन आई विल गेट ऑफर देन आई विल इन्फॉर्म देम। क्योंकि इंटरव्यू तो बंदा देता रहता है बहुत ज्यादा, जब सिलेक्शन हो जाए तो बात आगे बढ़ना शुरू होती है। इज इट क्लियर टू यू? यस सर, क्लियर। हाँ तो अब फॉर एग्जांपल अगर आपको इटली में ऑप्शन मिल रही है, जर्मनी में ऑप्शन मिल रही है, साउथ कोरिया में ऑप्शन मिल रही है, एंड दैट ऑप्शन यू कैन अफोर्ड, तो ऑब्वियसली इट इज बेटर देन क्या पाकिस्तान में बैठे। जी तो आप में से कितने लोग हैं जो इस साल अप्लाई कर रहे हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए? हैंड रेज कर दो फॉल 2025 के लिए। अच्छा, तकरीबन हाफ लोग अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज गुड, दैट इज गुड टू नो। और जो भी लोग अभी 6th सेमेस्टर में हैं तो दे आर एलिजिबल, या इससे सीनियर हैं तो दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर मास्टर एंड पीएचडी इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड अराउंड द वर्ल्ड। तो पहला स्टेप हमेशा अप्लाई करना होता है, तो एक दफ़ा आपकी एप्लीकेशन तैयार हो गई तो देन इट जस्ट टेक फ्यू मिनट्स। और नॉर्मली हम जो स्कॉलरशिप्स वगैरह आते हैं उसके लिए हम वर्कशॉप भी कर देते हैं, कब आपको सारी चीज़ें पढ़नी भी खुद ना पड़े, आप जल्दी से ड्यूरिंग द वर्कशॉप आप सब कुछ कर लें। तो एनीथिंग एल्स वी कैन हेल्प विद? कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगे कि अगर हम करें तो आपकी या एट लार्ज स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाएगी? तो चलें जी, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो ओवर टू द होस्ट, एंड दिस इज अ ग्रेट कोर्स। तो व्हेन इट वाज स्टार्टिंग आई हैवंट सीन द कंटेंट, सो मुझे आइडिया नहीं था कि ये इतना जबरदस्त इसमें चीजें कवर की जाएंगी। तो यू गाइस आर लकी कि आपको एक फैंग लेवल का इंजीनियर हैंड होल्ड करके, हाथ पकड़ पकड़ के ये चीजें सिखा रहा है। आई गेस किसी का हैंड रेज, ओके, एवरीवन क्लियर। या एवरीवन इज हैज क्लियर्ड। तो किसी का कोई और क्वेश्चन स्कॉलरशिप के एलिजिबिलिटी